Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we study chapter number 2, the First World War and Russian Revolution from class 9 SS GSEB textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रेवोल्यूशन। ये 9वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है। इस चैप्टर को समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लिसन टू द वीडियो टिल एंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर इन डिटेल। एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय चैनल ज्ञान गुरु वाणी। Friends, over here we'll try to understand why did the First World War happen and what was the Russian Revolution। दोस्तों हम इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, रशियन क्रांति क्या थी, व्हाट वर द डिटेल थिंग्स ऑफ दीज टू थिंग्स, ये दोनों चीज़ होने का कारण क्या था। तो ये हम अच्छे से इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। The yearnings of Western European countries for expansion of empire and acquiring new territories resulted in countries going into Asia and Africa। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की आशाएं थी कि उनका एम्पायर बड़ा हो और ट्रीटीज़ बड़ी हो। इसका परिणाम रूप में क्या हो गया कि ये कंट्रीज़ एशिया और अफ्रीका में चली गई। They thus established their colonies and expanded their rule। तो उन्होंने अपने कॉलोनीज़ को एक्सटेंड किया, कंट्रीज़ को, टेरिटरीज़ को, और अपने ही नियम बनाए। Consequently, there arose a competition between the European nations and the established colonies। तो इसके परिणाम विपरीत यूरोपियन नेशंस में और एस्टैब्लिश कॉलोनीज़ के बीच में कंपटीशन होने लग गया। This greed for colonization amongst the Western European nations caused the economic, social and cultural ruin of Asian African countries। तो यही लालच जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की थी, इसने इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली पूरे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को बर्बाद कर दिया। The result of this on the world politics was such that the First World War and the Bolshevik Revolution in Russia etc. took place। इसके परिणाम रूप पॉलिटिक्स में, विश्व पॉलिटिक्स में पहला विश्व युद्ध हुआ और रेवोल्यूशन रशिया में क्रांति भी हुई। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। सो मित्रों, चलो इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। Western Europe and colonialism in Asia and Africa। The Western European countries wanted to expand their empire in Asia and Africa। Western European countries अपना साम्राज्य एशिया और अफ्रीका में बड़ा करना चाहते थे। Their greed for colonization did not spare even the neighboring countries। उनकी लालच ने उनकी इर्द की कंट्रीज़ को भी छोड़ा नहीं, उनको बख्शा नहीं। स्पेन हैड टेकन ओवर नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। स्पेन ने अपना कंट्रोल नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पे कर दिया था। लेटर ऑन सम ऑफ द अदर प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। उसके बाद फ्रांस ने अपने इर्द गिर्द की कुछ प्रोविंस को अपने अंदर ले लिया था। When the Portuguese king died without an heir, the Portugal came under the rule of Spanish king because of blood relations। तो पोर्चुगीज किंग जब उसको औलाद नहीं थी और वो मर गए, उस परिस्थिति में पूरा पोर्चुगल स्पेनिश किंग के अंदर आ गया, क्योंकि स्पेन के किंग का रक्त संबंध था पोर्चुगीज किंग के साथ। So for 6 decades, the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain। So 6 दहाकों तक नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने की मोनोपोली सिर्फ स्पेन के साथ थी। Similarly, Italy and Germany became the states of victim of greed of France and Austria। So जर्मनी और जर्मन और इटली वो शिकार बन गए लालच के, फ्रांस और इटली के लालच के शिकार बन गए। When the European powers were fighting their grip or tightening their grip over the Asian and African nations, many of the European nations which had been free following the footsteps of England made many of their Afro-African countries their countries colonies। तो जब यूरोपियन कंट्रीज़ अपना शिकंजा मजबूत कर रहे थे अफ्रीकन और एशियन नेशंस पे अपने अंदर लेने के लिए, उसी वक्त जो यूरोपियन नेशंस थे जो फ्री थे, उन्होंने इंग्लैंड के पग चिन्हों पर चढ़कर वो खुद जाकर एशिया और अफ्रीका में जाके मिल गए। Colonialism in Asia। After strengthening its grip over India, England expanded its empire in Sri Lanka, Myanmar, Singapore, Malaysia। भारत पर अपनी मजबूत पकड़ करने के बाद इंग्लैंड ने अपना साम्राज्य श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, सिंगापुर और मलेशिया पे भी कस लिया।
England entered China also, but due to the opium trade between England and China, there was wars from 1839 to 1842, which came to be known as the Opium War in history. इंग्लैंड ने चाइना में भी एंट्री किया, लेकिन ओपियम ट्रेड के बीच में जो मतभेद होने के उसकी वजह से इंग्लैंड और चाइना के बीच में काफ़ी सारे वॉर भी हुए, और उस वॉर को ओपियम वॉर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं हिस्ट्री में. China lost this war and thereby lost 5 of its ports to England, where England could carry their trade and thus expand their empire. तो चाइना ये वो युद्ध हार गई. उसके बाद ये 5 पोर्ट पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया, जहां इंग्लैंड ये ट्रेड और अपना एक्सपेंशन कर सकता था चाइना में. Taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired the trade and political rights. तो चाइना की कमज़ोरी का फ़ायदा जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी उठाया अपने पॉलिटिकल राइट्स का उपयोग करके. इस तरह काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ट्रेड चाइना में शुरू कर दिया था. यूरोपियंस ऑयल रिजर्व्स इन दी डेजर्ट रीजन्स ऑफ वेस्ट एशिया अट्रैक्टेड द यूरोपियंस टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज देयर. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डेजर्ट में ऑयल के रिजर्व्स थे, उसके वजह से उन्होंने अट्रैक्ट किया था यूरोपियन कंट्रीज़ को वहाँ आके ऑयल निकालने के लिए. England, Germany, Russia and America established oil companies in Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interests. So England, Germany, Russia और अमेरिका ने कंपनीज बनाई इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और बहरीन में, ताकि वहाँ से उनको फ़ायदा हो. ये कंपनी सिर्फ वहाँ तेल निकालती थी, ऑयल निकालती थी. दोस्तों, यहाँ ऑयल का मतलब है क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल जिसमें से पेट्रोल और डीजल बनता है. फ्रेंड्स, ओवर हियर ऑयल मीन्स क्रूड ऑयल फ्रॉम विच ऑयल पेट्रोल एंड diesel and other oil products are made. Colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa respectively. So Dutch जो हॉलैंड के पीपल है, उन्होंने पहली बार 15वीं सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बनाई. उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज केप और अल्जीरिया में बनाई, जो नॉर्थ अफ्रीका में है. The vast province of Africa seemed quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which the European countries competed to establish colonies. तो अफ्रीका का साम्राज्य इतना बड़ा था क्योंकि जिससे वहाँ से बहुत फ़ायदा होता था रॉ मटेरियल बना के बेचने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जिसके पीछे पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ लगे हुए थे अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए. King Leopold of Belgium seized the vast province of Congo and established his rule. तो बेल्जियम के राजा किंग लियोपोल्ड ने कॉन्गो की प्रोविंस को सील कर दिया और वहाँ अपना रूल बना दिया, वहाँ अपना साम्राज्य बना दिया. इंग्लैंड established its colonies in Egypt, some provinces of East Africa and some of South Africa. इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज इजिप्ट में बनाई, कुछ साउथ ईस्ट अफ्रीका के हिस्से में और कुछ साउथ अफ्रीका के हिस्से में. फ्रांस established its colonies in Tunisia, Morocco and West African provinces. फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज तुनिशिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंसेस में बनाई. जर्मनी established its empire in some provinces of East and West Africa. जर्मनी ने भी अपना एम्पायर ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में फैला दिया. इटली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंस अराउंड दी रेड सी. तो रेड सी के आसपास की अफ्रीकन प्रोविंस को इटली ने कैप्चर किया. स्पेन एंड पोर्चुगल ऑल्सो सीड सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका. और स्पेन और पोर्चुगल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रोविंस को अपने अंदर ले लिया. Conference for the European nations was held in Berlin in 1884-85 in the middle of the competition to establish colonies. तो जहाँ यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने पे बड़े हैं, उसके बीच में कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक बड़ी सी मीटिंग हुई थी बर्लिन में 1884-85 के साल में. Different African territories were divided amongst the European nations at the end of this conference. तो इस मीटिंग के बाद बहुत सारे अलग अलग अफ्रीकन टेरिटरीज को यूरोपियन नेशंस के बीच में अलग अलग करके बांट दिया गया था. The colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa. इसी तरह यूरोपियन नेशंस का जो दबदबा था, कॉलोनीज बनाने की जो आदत थी, उसको पूरे अफ्रीका में फैला दिया था. While on one hand the greed of European nations were trying to colonize various African Asian countries, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. तो यहाँ जहाँ यूरोपियन नेशंस अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ को कॉलोनाइजेशन में कर रहे थे, वहीं जर्मनी और इटली ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को एक कर दिया था. यूनिफाइड जर्मनी प्लग्ड इनटू कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड कॉलोनाइजेशन. तो ये जर्मनी जो एक था, वहीं उनके अंदर ही अंदर कंपटीशन होने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्थ व्यापार के लिए और कॉलोनाइज अपनी ट्रीटीज़ बनाने के लिए.
Thus, this quickly changing global phenomena has exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped, and this led to the First World War. सो ये जो जल्द से जल्द ग्लोबल सिनारियो चेंज हो रहा था और दूसरे कंट्री का जो ये लोग फ़ायदा उठा रहे थे, उसके वजह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली ये डेवलपमेंट अचानक से स्टॉप हो गया और इसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया. Factors that caused First World War. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. कारण क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप इस समय का सबसे हार्ट ब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल इवेंट आप बोल सकते हो. The First World War began in 1st August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty 1871, according to which France had to pay a war fine and as well as give away two provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. First World War 1 अगस्त 1914 में हुई थी. जर्मनी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था सीडान वॉर के दरमियान और उसके अंतर्गत उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर दी थी, समझौता किया था 1871 में, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस को जर्मनी को बहुत सारे पैसे भी देने थे और अपने दो प्रोविंसेस देने पड़े थे, लॉरेन और अल्सेस के, जर्मनी को. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. फ्रैंक ये अपनी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर सका, उसकी बेइज्जती होगी ऐसा उसको लगता था, इसलिए फ्रैंकफर्ट ट्रीटी कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण था. एंड ऑफ द वॉर सोड द बी सीड्स फॉर फ्यूचर वॉर. सो ये सीदान का जो वॉर हुआ, जो जर्मनी जीत गया, फ्रांस हार गया, इसी के बीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फ्यूचर वॉर को पौधे के रूप में बड़ा कर दिया था. इकोनॉमिक फैक्टर्स. अभी आर्थिक रीत से क्या फैक्टर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए? इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी. 19वीं सदी में इंग्लैंड ने एशिया और अफ्रीका में अपना एम्पायर, साम्राज्य बड़ा कर दिया था. एक एक्सप्लॉयटेड इट्स कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकेम रिच. उसने उनका गलत फ़ायदा उठाकर खुद बहुत ही रिच बन गया था. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनीज, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन की वजह से यूरोप को भी रॉ मटेरियल की बहुत ही ज़रूरत थी. In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to produce the market in Asia and Africa. तो 19वीं सदी के लास्ट क्वार्टर में, लास्ट 25 साल में जर्मनी ने क्या कर दिया था, उसका कंपटीशन में उसने एशिया और अफ्रीका के मार्केट्स को ख़रीदना चालू कर दिया था. जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो इंग्लैंड और फ्रांस के मुकाबले में जर्मनी ने सस्ते गुड्स बनाना चालू कर दिया था. The Austro-Asian markets that England and France dominated were thus broken by Germany. तो जहाँ एफ्रो-एशियन मार्केट्स में इंग्लैंड और फ्रांस का दबदबा था, उनका डोमिनेंस था, उसको जर्मनी ने तोड़ दिया था. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. इसी के परिणाम स्वरूप इकोनॉमिकली जर्मनी और इंग्लैंड में बहुत ही सख्त कंपटीशन चल रहा था. Military forces were necessary and was important for the competition that the European nations got into for expansion. So military forces की भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि यूरोपियंस अपना देश को एक्सपैंड कर रहे थे, एक्सपेंशंस के लिए वो ज़रूरी था. इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एक्सेट्रा हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर्स. तो इसी बीच इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और ऑस्ट्रिया ने भी अपने मिलिट्री पावर्स को एक्सपैंड करना चालू कर दिया था. कंट्रीज़ लाइक जापान, इटली, जर्मनी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड. तो जापान, इटली और जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी. प्रोडक्शन वेपन्स वेपन्स वॉज इंक्रीज अंडर दिस प्रीटेक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस. तो आत्मरक्षा की प्रीटेक्स में, पॉलिसी में वेपन्स का उत्पादन भी बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा था. दस मिलिटरिज्म गॉट इनटू इम्पेटस एंड मिलिट्री कंपटीशन एडेड टू इकोनॉमिक कंपटीशन, क्रिएटिंग अ सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर. सो मिलिट्रिज्म जो हो रहा था उसकी वजह से कंपटीशन मिलिट्री लेवल पे भी बढ़ने लग गया. इसके वजह से इकोनॉमिक इफेक्ट भी हुआ और एटमॉस्फेयर एकदम वॉर के जैसा खड़ा हो गया था. Groupism, secret territories. Groupisms and secret territories played a major role in the First World War. So groupism, छोटे छोटे ग्रुप बनाना, secret treaties, अंदर ही अंदर तालमेल करके कुछ अग्रीमेंट बना देना, इसने फर्स्ट विश्व युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से दुनिया दो हिस्से में बढ़ गई थी. ऑन वन साइड दैट वाज अ ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया एंड टर्की, while on the other side there were groups of England, France, रशिया, जापान. तो एक हिस्से पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया, टर्की थे और दूसरे हिस्से में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान थे.
A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear, and hatred involved between the groups, which was an important factor for the First World War. So एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दुश्मनावट, अविश्वास, डर और हेट्रेड की वजह से ये ग्रुप के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे फैक्टर्स शुरू हो गए थे. Of fierce nationalism. The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the results of nationalism. So जर्मनी और बेल्जियम और ग्रीस जहाँ एक हो गए और जर्मनी और इटली जहाँ एक हो गई, ये फियर्स नेशनलिज्म का ही रीज़न था. अपने राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम था, नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं. बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप. लेकिन ये राष्ट्रवाद का जो सोच थी उसने एक एक्सट्रीम केस लिया और एक छोटी सोच वहाँ यूरोप में पैदा कर दी. Economic jealousies, competitions, and colonialism in Europe had increased so that the national interest of each other began to clash. तो एक आर्थिक जेलसी, कंपटीशन और कॉलोनिज्म की वजह से यूरोप में क्या हो गया था कि वो एक दूसरे के इंटरेस्ट क्लैश होने लग गए थे, झगड़ा होने लग गया था, उनके नेशनल इंटरेस्ट थे तभी भी. लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगैन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल. तो यूरोप के देशों ने अपने लोगों को एक्सट्रीम नेशनलिज्म सिखाना चालू कर दिया था. एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब अपना ही देश रहना चाहिए, बाकी सब भले बर्बाद हो जाए. लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशन वॉज एमर्ज. तो अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए और दूसरे देश के प्रति नफरत होना चाहिए, ऐसा एक स्वभाव लोगों में जागृत किया गया. द जर्मन चीफ कैजर विलियम्स वॉज द अदर ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म. तो जर्मन चीफ कैजर विलियम्स वो दूसरा नेशनलिज्म और ओरिजिनेटर था कॉलोनिज्म का. वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप. वो कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस थे और वर्ल्ड लीडरशिप में उनका विश्वास था. ही वांटेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल विद द हेल्प ऑफ हिज ग्रैंड मिलिट्री पावर. वो चाहते थे हर कोई चीज़ उनके इच्छा के अनुसार ही हो, अपने मिलिट्री पावर के बलबूते पर. द फीलिंग ऑफ द वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशंस इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये वॉर की फीलिंग जर्मनी के दूसरे देशों में भी फैल गई और इसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. Role of newspapers. The newspapers of European nations aroused so much that hatred amongst people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerative, and false write-ups by sprinting women against the rival nations that rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing of peace and harmony. So ये न्यूज़पेपर ने ऐसा भूमिका प्ले किया कि यूरोपियन नेशन लोग में उन्होंने इतना नफरत, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, प्रोएक्टिवनेस, एग्जेगरेटेड, फॉल्स साथ इतना गलत ने इतना जहर घोल दिया कि वो दूसरे देशों में उनके साथ वो पीस और हारमोनी करने का कोई जगह ही नहीं रखा. ऐसा कोई जगह नहीं रखा जहाँ वार्तालाप हो और शांति हो. फिलोसफी अबाउट वॉर. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर टू रूट इन यूरोप. सो वॉर के बारे में ऐसी मान्यता जागने लगी कि वॉर से ही समृद्धि आएगी यूरोप में. द जर्मन राइटर टॉक्सिस पब्लिश मार्क्सिस लाइक ओनली द माइट डिजर्व टू लिव एंड वेयर वॉर अलोन इज़ अ नेशनल नीड. जर्मन राइटर जैसे कि टॉक्सी उसने क्या पब्लिश किया कि जो लोग शक्तिशाली है वही जिंदा रहने चाहिए और हर किसी नेशनल नीड का एक ही उपाय है, जंग. नेत्शे द जर्मन राइटर एक्सप्रेस अ वॉर एज अ सीक्रेट वर्क. नेत्शे जो जर्मन राइटर थे उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया जैसे जंग एक सीक्रेट वर्क है, गुप्त काम है. The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by a member of the Siberian terrorist organization Black Hand. So Siberian terrorist आतंकवादी संगठन Black Hand के से ऑस्ट्रियन प्रिंस और उसकी वाइफ को गोली मार के हत्या कर दी गई थी. Austria blamed Serbia for this involvement in the act and gave ultimatum to hand over the culprits to Austria within 48 hours. So ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम किया कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है और जो कल्प्रिट है जिन्होंने हमारे प्रिंस को मार डाला है उनको आप ऑस्ट्रिया को 48 आवर्स में दे दो. सर्बिया डिक्लेयर टू इग्नोरेंस इन दिस मैटर. तो सर्बिया ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया. विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया. सर्बिया से कुछ भी सुने बगैर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर जंग जाहिर कर दी. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दस बिगैन विद दिस. इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया. First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nation. First World War में 24 nations Allied nations के साथ थे और 4 countries Axis nations के साथ थे. Initially Germany made noteworthy victories in Europe. So शुरुआत में जर्मनी ने बहुत ही यूरोप में बहुत ही नोट करने लायक विक्ट्रीज हुई उनकी जंग में.
ruined दी फ्रेंच आर्मी को भी उसने बर्बाद कर दिया था जर्मनी ने. इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द अलाइड नेशंस. उसने बहुत सारे सबमरीन वॉर्स भी लड़े और अलाइड नेशंस के बहुत सारे शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था. मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैस. सोल्जर्स और सिविलियंस का भी मौत हो गया था पॉइजनस गैस की वजह से और टैंक्स की वजह से. इन 1917 द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड एंड सो रशिया विड्रू फ्रॉम दी वॉर. 1917 में रशियन क्रांति शुरू हो गई थी, इसलिए रशिया वॉर से बाहर निकल गया था. Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lustiana, in which 147 American soldiers died. इस वक्त जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली हो गया था. उसने अमेरिकन स्टीमर को डुबा दिया था लस्टियाना नाम के, जिसमें 147 सोल्जर्स मर गए थे. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द अलाइड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917. उसके परिणाम रूप अमेरिका ने भी अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर दिया था अप्रैल 1917 में. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China and Same joined the Allied Nations. इसी के साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सेम जैसी कंट्रीज़ ने अलाइड नेशन को ज्वाइन कर दिया था. Thus the Allied nation became stronger. इसी के परिणाम रूप अलाइड नेशन स्ट्रांग हो गए. जर्मन आर्मी could not withstand the American troops. जर्मन आर्मी अमेरिकन ट्रूप्स का सामना नहीं कर पाई. The whole position of the war changed. पूरे वॉर का पोजीशन चेंज हो गया. बल्गेरियन in September in 1830, Turkey and Austria in October 1818 joined the Allied nations. तो सितंबर में बल्जियम ने 1918 में, टर्की और ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 1918 में अलाइड नेशंस को ज्वाइन किया. द जर्मन लीडर कैजर अडेप्टेड हिज पोजीशन एंड रन अवे. जर्मन लीडर कैजर ने अपनी पोजीशन को छोड़ के भाग गया. जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशंस ऑन 11 नवंबर एंड साइन द सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड. जर्मनी ने समर्पण किया और 11 नवंबर को उसने ट्रीटी साइन की और वॉर ख़त्म हो गया. इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम और तुरंत परिणाम क्या हुए. डिस्ट्रक्शन ऑफ men and material. Approximately 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore died, and about 2 crore were injured, and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. उसका फर्स्ट डिस्ट्रक्शन आदमी और मटेरियल में क्या हुआ, तो 6.5 करोड़ लोगों ने इस विश्व युद्ध में पार्ट लिया. तकरीबन 1 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग को हानि हुई, 70 लाख परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, हैंडीकैप हो गए थे. मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड because of starvation and other forms of killing and epidemic that broke out after the war. So war के बाद काफ़ी सारे लोग भूखमरी की वजह से मर गए और काफ़ी सारी बीमारियों की वजह से भी मिल गए. The total war expenditure was quite high. ये वॉर का खर्चा बहुत ही महंगा पड़ा लोगों को. Social change. During the war, since majority of the men of all the nations were at the war front, women shouldered their responsibility of the family and occupation. Social change भी आ गया क्योंकि आदमी लोग जो हर नेशन में वॉर लड़ने के लिए वॉर फ्रंट पे आगे थे, तो घर की जवाबदारी पूरी करने की जवाबदारी वुमेन ने उठाई थी. They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in different profession fields. औरतें अपने घर के बाहर आकर दूसरे प्रोफेशन फील्ड्स में अपना कंट्रोल करने लग गई और अपना जवाबदारी अच्छे से निभाने लग गई. द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मेन एनहांस्ड. तो उनका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आदमियों के जितना भी विकसित हो गया. Consequently, demand for women to exercise their franchisee was raised. तो औरतें भी अपना डिमांड फ्रेंचाइजी कर सकती है, उसका भी इजाफा हुआ, उसकी बढ़ोतरी हुई उसमें. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. So basic ज़रूरियात जो चीज़ें है वो उसका प्रोडक्शन वॉर के टाइम पे कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था. So problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockdowns, etc. raised their heads. तो उस वक्त तकलीफ़ें जैसे स्कैरसिटी, कमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, जॉब्स नहीं थे, भूखमरी थी, लॉकडाउन्स था, ऐसी चीज़ें ऊपर आने लगी. पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक. लोगों की कंडीशन, लोगों को बहुत तकलीफ हुई और बच्चों की हालत तो एकदम दर्दनाक हो गई थी. Treaty of Versailles, June 1919. At the end of the First World War, an unconditional surrender of Germany in front of the Allied nations brought an end to the war. तो फर्स्ट वॉर के एंड पर जर्मनी एक अनकंडीशनल एग्रीमेंट किया अलाइड नेशंस के सामने, उसके बाद वॉर ख़त्म हो गई. देन द अलाइड नेशंस अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस, इन विच some 58
कमीशंस वर फाउंडेड एंड 145 सेशंस वर ऑर्गेनाइज। तो उसके बाद अलाइड नेशंस ने पीस प्रोसेस चालू किया पेरिस में। उसके अंदर 28 कमीशंस बनाए गए और 145 सेशंस भी हुए। The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace of Versailles। ये एग्रीमेंट जो जर्मनी के किया गया था वो पेरिस पीस प्रोसेस का वो मिरर पैलेस में वर्सेल्स में किया गया था। Thus it came to be known as the Versailles Treaty। इसीलिए इस ट्रीटी को वर्सेल ट्रीटी कहते हैं। There were 4 provisions in the Treaty of Versailles। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के चार महत्वपूर्ण मुद्दे थे। First, regional agreement. Second, reduction in troops and disarmament. Third, the arrangement of distribution of gains at the end of the war and war fine. And fourth, other provisions। तो इसमें चार महत्वपूर्ण मुद्दे थे। रीजनल अरेंजमेंट करना है, उसकी जवाबदारी थी जर्मनी की। उसके ट्रूप्स का कम करना है और अपने आर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रक्शंस जो वॉर के हुए थे वो वॉर के सामने उसको पैसे देने हैं और अपने प्रोविंसेस भी देने हैं। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विलियम्स, ब्रिटिश प्रेसिडेंट Prime Minister Lord George, French President Colin and Italian President Orlando played an important role in this treaty। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच के प्रेसिडेंट कोलमिनो एंड इटली के प्रेसिडेंट ओरलैंडो में इस ट्रीटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। तो इस वॉर का कारण जर्मनी पर डाला गया। अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। तो परिणाम स्वरूप जर्मनी को बोला गया कि आपको 6.5 बिलियन पाउंड्स भरने पड़ेंगे। इट हैड टू गिव अवे द रूर रीजन टू फ्रांस। उसको अपना रूर रीजन फ्रांस को देना पड़ा। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। उसका राइन रिवर इंटरनेशनल सी रूट्स के लिए खोलना पड़ा था। द राइनलैंड रीजन ऑफ ऑन फ्रेंच बॉर्डर वॉज disallowed from being a fortress, as well as this mineral rich region was given away to France for 15 years। तो उसके राइनलैंड रीजन जो था, जो फ्रांस बॉर्डर पे था, वहाँ जहाँ पहले अलाउड नहीं था किसी को भी आना जाना, उसको ओपन कर दिया था। और इस मिनरल रिच रीजन को वहाँ खनिजें बहुत थी, तो उस चीज़ को फ्रांस को 15 साल के लिए दे दिया उस जगह को। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉन्फिस्केटेड। जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर दिया था हमेशा के लिए। एल्सेस एंड लॉरेन वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। तो फ्रांस को एल्सेस और लॉरेंस के प्रोविंस वापस देने थे। बिसाइड्स दिस, जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशंस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन एनुअली एज द बेनिफिट ऑफ वॉर। तो इसके अलावा जर्मनी को कोयला और आयरन अलाइड नेशंस को देना था वॉर के बेनिफिट स्वरूप। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन गन पॉइंट एंड फोर्सिबली, बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज बिटरनेस एंड डिस्प्रिपरेशन अमंग्स दी जर्मन्स। तो बंदूक की नोक पर जर्मनी को फोर्स किया गया था ये सब ट्रीटी साइन करने के लिए। इसके वजह से जर्मन में डिसरिस्पेक्ट बहुत हो गया था। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिजरेबली। उसके परिणाम स्वरूप जर्मन की इकोनॉमी एकदम पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी। Long-term effects. There was a feeling of revenge in the sign of this treaty with the nations that were defeated in this war। So जो देश इस वॉर में हार गए थे उनको बहुत ही फीलिंग आई थी, हम बदला लेंगे, ऐसी भावना उनमें बढ़ पड़ी थी। could not be established in this treaty। तो इस ट्रीटी में शांति नहीं एस्टैब्लिश हुई। सोशल रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन दिस लीग ऑफ नेशंस। इस लीग ऑफ नेशन में सोशलिस्ट रशिया को जगह नहीं दिया गया था। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस। अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं किया। दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट द रीज़न फॉर दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन दी पीस प्रोसेस इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसीलिए कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शांति नहीं थी वो मुख्य कारण था। The Russian Bolshevik Revolution, Russian Kranti. The Russian Revolution 1917 is considered an important event in the world history। So 1917 की रशियन क्रांति विश्व इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कहा जाता है। The Russian had been oppressed and suppressed by the Czar of Russia। रशियन को ऑप्रेस और सप्रेस किया गया था स्टार ऑफ रशिया से। The Russian Tsars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over the people। So ये रशियन सार्स जो थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही कंट्रोल कर रहे थे और वो जो डिक्टेटरशिप ज़्यादा था कि वो बोलेंगे वैसा ही हो रहा था पूरे देश में।
पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस वक्त लोगों को कोई भी हक दिया गया नहीं था। द सार्स वर सो क्रूअल एंड पॉलिटिक्स ऑन पीपल दैट इफ एनी वन डिमांडेड फॉर एनी ऑफ द राइट्स दे वर टॉर्चर्ड, सप्रेस्ड एंड सिवियरली पनिश्ड और कंडेम्ड टू बी सेंट टू दी बोन चिलिंग एंड डेड कोल्ड इन सर्बिया। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो उसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को टॉर्चर किया गया था, उनको दबाया जाता था, उनको पनिशमेंट देती थी और उनको सर्बिया की ठंडी में, हड्डियाँ पिघल देने वाली ठंडी में भेज दिया जाता था। This uncontrolled and oppressive scarden became the reason for grief, poverty and suffering amongst people. So इसी uncontrolled रीजन का और oppressive गर्जन की वजह से लोगों में गरीबी और सफरिंग तकलीफ़ें बहुत बढ़ने लगी। The Russian farmer laborers and peasants were not getting enough income despite working very hard. तो रशिया के खेतों में किसानों को और वहाँ के मजदूरों को पर्याप्त पैसे नहीं मिलने के, बहुत मेहनत करने के बावजूद they became very poor. इसके परिणाम स्वरूप वो एकदम गरीब बन गए। Under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out at SARS residence. So SARS के रेसिडेंस के बाद फादर गैपोन के नेतृत्व में एक बड़ी रैली निकाली गई थी विंटर पैलेस 22 जनवरी 1905 में, संडे के दिन। These people were unarmed while some of the SARS pictures in hand were with captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it. तो काफ़ी इन लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बैनर्स भी उनके हाथ में थे, जैसे कि लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया उन पर लिखा था। द सार्स आर्म्ड ओपन फायर्स ऑन दीज इनोसेंट पीपल बिकॉज ऑफ विच थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड एंड द स्नो ऑफ इन पर्ट्सबर्ग वेयर द सार्स पैलेस वॉज सिचुएटेड टर्न इन रेड विद ब्लड। सो इसके परिणामस्वरूप सास के लोगों ने इन पे गोलियां चलाना चालू कर दी। हज़ारों लोग निर्दोष लोग मारे गए थे। तो पिट्सबर्ग का जो उनका महल था वो अचानक से स्नो का वाइट कलर का पैलेस था, वो अचानक से रक्त के लहू से कलर से लाल हो गया। दिस डे इज़ नोन एज द ब्लडी संडे इन हिस्ट्री। इतिहास में इस संडे को ब्लडी संडे भी कहते हैं। अराउंड दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ रशियंस गॉट प्रोवोक्ड एंड बिकेम रेस्टलेस एज द विटनेस ऑफ द एक्सर्जेंस हैड बिकम ऑब्वियस विद अ स्मॉल नेशन लाइक जापान एंड हैड डिफीटेड अ मैसिव नेशन लाइक रशिया इन द रशियन जापान वॉर 1904-1905। तो इसी बीच रशियन लोगों में रेस्टलेसनेस हो गई, वो वीकनेसनेस उन्होंने देखा। उसी के जगह पर रशिया जैसे देश को, रशिया जापान में वॉर हुआ था 1904 और 1905 में। तो वो छोटे छोटे लोग देश जापान जैसे देश ने भी रशिया पे हमला कर दिया था। In order to pacify the angry Russians, an announcement to call for a Dumia Legislative Assembly, which had not been called for years, made event. तो रशियन लोगों को शांत करने के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया कि डूमिया लेजिस्लेटिव असेंबली जो सालों से नहीं हुई थी वो अब हो जाए। इवेंचुअली फोर सच डूमास वर कॉल्ड। इसके परिणाम स्वरूप 4 ऐसे डूमास को रखा गया था। बट बिफोर इट कुड टेक स्टेप इट्स सेटिस्फाइड सिटीजन इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। तो अपने सिटीजन्स को शांत हो उसके पहले ही ये चारों मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया गया था। In March 1917, and press workers of Portugal called off for a strike. The SARS sent troops to suppress this event, but the army refused to shoot the people. So 8 मार्च 1917 में लोगों के वहाँ एक हड़ताल कर दी। तो सार्स के सार्स वालों ने अपनी आर्मी भेजी, लेकिन आर्मी ने उन लोगों को मारने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट द रेवोल्यूशन बिगैन। इसके परिणाम स्वरूप क्रांति शुरू हो गई, जुम्बेश शुरू हो गया। आफ्टर द फॉल ऑफ द सार्स द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ करेंसी लीडर्स ऑफ मैशविक ग्रुप माइनॉरिटी के करने के लीडर्स माइनॉरिटी के हाथ में पूरे रशिया की जवाबदारी आ गई, उसको अच्छे से चलाने की जवाबदारी आ गई। एक्सेप्ट द लेनिन, एवरीवन इन रशिया वाज हैप्पी विद द फॉल ऑफ सीजर। लेनिन के अलावा रशिया में हर कोई व्यक्ति खुश था। But Lenin believed in the importance of laborers and propagated of Karl Marx by Karl Marx, while the Menshevik groups believed in the importance of middle class. कार्ल मार्क्स के विचारों से लेनिन बहुत ही प्रभावित था, जिससे वो चाहता था कि जो मजदूर वर्ग है उनका बेटरमेंट होना चाहिए। लेकिन हालांकि मिडिल ग्रुप का जो माइनॉरिटी ग्रुप था उसका मानना था कि मिडिल क्लास का बेटरमेंट होना चाहिए। एज अ रिजल्ट Lenin instigated the Bolsheviks against the Mensheviks
and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in his hand। तो आखिर में लेनिन के पास सारी जवाबदारी आ गई जब उसने बोल्शेविक्स को नीचे गिरा दिया था और सारा रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप उसको फ़ायदे होने लगे और लेबर क्लास को भी बहुत सारे फ़ायदे हुए। केम टू बी नोन एज द सोशलिस्टिक बोल्शेविक रेवोल्यूशन। इस क्रांति को रशिया के साम्यवाद की क्रांति भी कहा जाता है। दस द थर्ड 300-year-old Kasdan केम टू एन एंड एंड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम रशिया वॉज विदाउट अ सार। पहली बार ऐसा हुआ 3 साल बाद सास के बगैर रशिया आगे आया और सास का दबदबा 300 साल बाद सास का दबदबा ख़त्म हो गया। एफर्ट्स फॉर दी वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस के एफर्ट्स। League of Nations. The horrors of the World War explain the absolute necessity of the world peace to the nation of the world. वर्ल्ड वॉर के परिणाम स्वरूप पूरे देशों में सारे देशों में शांति की ज़रूरत पैदा होगी। एंड फॉर दिस द नीड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत वहाँ सबको लगी। सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। तो वर्ल्ड पीस के बारे में इमीडिएटली तुरंत सोचना बहुत ज़रूरी हो गया। The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of the League of Nations। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने विश्व शांति लीग ऑफ नेशंस के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इन द 14 पॉइंट सजेस्टेड दैट वुड्रो विल्सन वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द पीस ऑफ पेरिस पीस ऑफ प्रोसेस ऑन 10 जनवरी 1920 द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड। वो 14 पॉइंट्स मुद्दे रखे थे वुड्रो विल्सन ने और लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को फॉर्म हो गया था। द एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस के एम्स क्या थे? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस होनी चाहिए। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस। हर देश को दूसरे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू गिव अप पॉलिसी ऑफ वॉर की पॉलिसी को छोड़ देना चाहिए। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करने चाहिए। टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू मीडिएशन एंड ग्रुपिज्म। तो एक दूसरे के साथ मीडिएशन के साथ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहिए। इफ़ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस और इट्स मीडिएशन इट वुड बी डिक्लेयर्ड अ रेबल नेशन। अगर किसी देश ने लीग ऑफ नेशंस के इन नियम के विरुद्ध गए उसको एक रेबल नेशन बोला जाता था। द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश द वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इंपीरियलिस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ दी सुपर पावर्स एंड इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक। लीग ऑफ नेशंस ने वो कुछ पॉलिसीज़ को रखा लेकिन वो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ को दबा के नहीं रह सकी, इसलिए 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। Friends, the chapter finishes over here. In case you have any doubts, please go through the video again। दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो इस वीडियो को फिर से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय।